जय हिंद दोस्तों। तो यूपी पीसीएस के हिस्ट्री क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था लास्ट के लेक्चर में, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी रिलेटेड चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ये समग्र बैच की कुछ डिटेल्स हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए ये नंबर है। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी के क्वेश्चंस की। अपकमिंग ईपीएफ हो या किसी स्टेट पीसीएस के लिए आप अपेयर कर रहे हैं, इसके अलावा यूपीएससी के किसी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए, तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सारे सवाल ऑलमोस्ट पीवाईक्यू से थे, इक्के दुक्के क्वेश्चंस को हटा करके, और हिस्ट्री का सेक्शन रिलेटिवली टफ था क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा थे और इसके अलावा क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। तो इस वजह से पेपर मॉडरेट टू टफ में हिस्ट्री सेक्शन में देखने को मिला। पॉलिटी के क्वेश्चंस कैसे थे उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने ओडिशा पीसीएस और बाकी सब्जेक्ट की एनालिसिस देखी है तो आपने ये ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि पीवाईक्यूज़ का रोल काफ़ी ज़्यादा है, और अगर हम सही तरीके से एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड को कवर कर लें तो हमें कोई नहीं रोक सकता पेपर क्लियर करने से। आज इसी चीज़ को दोबारा हम प्रूव करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये स्क्रीन में आपके सामने है। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और करेक्ट आपको बताना है, करेक्ट बताना है। पहला कह रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है जो ऑल इंडिया सर्विसेज के क्रिएशन के लिए होगा, और दूसरा कि ये जो रेजोल्यूशन लाया जाएगा ऑल इंडिया सर्विस के क्रिएशन के लिए, ये राज्यसभा के द्वारा पास होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस के थ्रू। यूजुअली ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप एग्जामिनर हो, आपको सवाल बनाना है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, आप कैसा क्वेश्चन क्रिएट करोगे? आप इस क्वेश्चन में तो कोई गलतियां कर ही नहीं सकते, मतलब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, क्योंकि बहुत आसान फैक्ट है ना, ये राज्यसभा ही क्रिएट करती, सभी को पता ये चीज़। आप यहाँ पे जरूर छेड़छाड़ कर सकते हो, बहुत बड़ा स्कोप मिल जाता है। इसको 2/3 मेजोरिटी की जगह 1/3 कर दो, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की जगह एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तो इसमें चेंजेस के चांसेस हैं, और यूजुअली ऐसा ही होता है कि इनमें ही हेरफेर किया जाता है, और यहाँ भी यही किया गया है। सेकेंड गलत है। पढ़ लेते हैं बेयर एक्ट से। बैच में हमने पूरा बेयर एक्ट पढ़ा है, 3 लेक्चर्स हमने कवर किए थे, 2 तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा था और एक में सारे पीवाईक्यू। ये अगर आप पढ़ोगे, इन्होंने साफ तौर से बताया हुआ है कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर, टोटल मेंबर का 2/3 नहीं, प्रेजेंट एंड वोटिंग का, दोनों अलग अलग बातें हैं। प्रेजेंट में कोई जरूरी नहीं है कि टोटल मेंबर प्रेजेंट हो, ये बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा। टोटल मेंबर देन उसका 2/3, एक फिक्स नंबर निकल के आएगा, लेकिन जितने प्रेजेंट है ना, ये देखो आप, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, तो जितने प्रेजेंट हैं उनमें से 2/3 का देखने को मिलता है, और नेशनल इंटरेस्ट में ये होगा। और पार्लियामेंट अगर चाहे तो एक या एक से ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकती हैं, जिनमें से कुछ कॉमन भी हो सकते हैं यूनियन और स्टेट्स के लिए। ये जो सर्विसेज हैं तो आप जानते हो, आईएएस आईपीएस वगैरह, और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा देखो, हाँ, ये चीज़ इन्होंने 3 लिखा है, वही है ना, एनजेएसी से आया था तो उससे रिलेटेड बात है ये। और ये जो लॉ है ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर, ये चैप्टर 6 में देखने को मिलती है। सो आंसर इज 1 ओनली, डी, क्योंकि पहला गलत है। पहले ही बहुत सवाल पूछा गया ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर, बट बेयर एक्ट में ये चीज़ कवर्ड है, तो इसलिए मैंने उन्हें अलग से नहीं लिखा है। वो सेम ही क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, सिंपली पूछते हैं ना कि जो राज्यसभा है उनके पास किस चीज़ को लेकर पावर है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने को लेकर, तो यही चीज़ बार बार पूछी जाती है, तो उन्हें लिखने का कोई पर्पस नहीं है, पहला स्टेटमेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट्स के ऊपर है। तो यूपी पीसीएस में हर साल पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही है ऑलमोस्ट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले रिसेंट के ईयर में, बट इन क्वेश्चंस में भी स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। 2 रीज़न है, पहला फैक्चुअल, दूसरा एग्जाम प्रेशर। बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, इनमें कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पार्ट 4 है, पार्ट 6 और पार्ट 11। पहले तो मुझे नोट पे ध्यान जा रहा है, तो मैं इसे सर्कल करूंगा, बिकॉज मिस्टेक इनमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो दर्द 2 गुना होता है। पार्ट 4A, देखो ये तो अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है, और ड्यूटीज़ भी अमेंडमेंट के थ्रू हुई है, वैसे भी ये आसान है, तो एक तो सही है ना, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। पार्ट 6 में स्टेट है क्या? पार्ट 5 में यूनियन है, पार्ट 6 में स्टेट है। सेकंड भी सही है, ये भी हट गया, तो आंसर इज बी, ओनली 3। पार्ट 11 में म्यूनिसिपैलिटीज, गलत, बिल्कुल गलत। देखो मैंने आपको बताया, अमेंडमेंट जब भी होता है तो ABCD ऐसे करके ऐड किया जाता है, तो ये तो आप जानते हो, म्यूनिसिपैलिटीज़ को 74th अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है ना। अगर आप ये बात जानते हो अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, तो यहाँ पे कुछ तो होता ना ABC, तो एक पल के लिए हम मान भी सकते थे। वैसे ये तो है ही गलत, बस मैं बता रहा हूँ अप्रोच, है ना, अगर ना भी याद आए तो। वैसे तो ये याद होना चाहिए, इनमें कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो म्यूनिसिपैलिटी 74th अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। पार्ट कौन सा है? पार्ट है हमारा
9A। और आर्टिकल भी याद होना चाहिए, आर्टिकल है 243P टू 243ZG, ZG है ये। और पार्ट 11 जो इन्होंने कहा वो भी गलत। पार्ट 11 में क्या है? पार्ट 11 में यूनियन स्टेट के रिलेशन की बात है। सो इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल कौन सा है? 245 से लेकर 263 के बीच। बाकी के आर्टिकल भी मैंने आपको बता दिए। और पार्ट 4 में जो DPSP है वो 36 to 51 है। फंडामेंटल ड्यूटीज आप जानते हो, बस एक ही आर्टिकल है 51A। और स्टेट्स में जो आर्टिकल है वो 152 to 237 है। और यूनियन का जो पार्ट है वो कौन सा है? पार्ट 5 है। आर्टिकल कौन सा है? 52 से लेकर 151। ये मैं सारा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो अक्सर पूछते हैं। पार्ट 15 क्या है? इलेक्शन। पार्ट 17 क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट 18 क्या है? इमरजेंसी। पार्ट 20 में क्या है? अमेंडमेंट। ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं ये चार। वैसे आप 22 याद कर लो, बट ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट। सो या दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर ये सवाल है। ऐसा कोई पेपर नहीं इसमें कमेटी के ऊपर सवाल नहीं आते हैं। जैसे ये आप देखो, कुछ सवाल मैंने लिए हैं, सारे तो नहीं लिए हैं क्योंकि वो बैच में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बस एक ही टॉपिक पे पूरा वीडियो बन जाएगा, तो हमारी भी लिमिटेशन है। तो ये देखो HCS में पूछा गया, फिर ये देखो गुजरात PCS में पूछा गया, उड़ीसा PCS में पूछा गया, CDS में पूछा गया, CISF में पूछा गया, 2 बार EPFO में, और भी कुछ थे। तो बट बार बार वो यही पूछ रहे थे कि कितने मेंबर हैं। NDA में, सिविल सर्विसेज में बार बार यही चीज़ पूछ रहे थे, उन्हें लिखने का फायदा नहीं है। पहला आप ट्राई करिए, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये सवाल बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स है, इनमें अगर आप गलतियां करो तो कट ऑफ बहुत मुश्किल है। तो इसमें पहला कह रहा है पब्लिक अकाउंट कमेटी अपना रिपोर्ट लोकसभा को देती है। और दूसरा ये कि 15 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। तो ये तो आप जानते हो सेकंड गलत है, बस आपको फर्स्ट वाला सोचना है। क्योंकि ये जो मेंबर वाली बात है ना, ये हमने कई बार डिस्कस कर रखी है, तो उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, देन काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए। सो पहली चीज़ तो ये कि ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये पहली बार 1921 में सेटअप होती है। पहली बार कब सेटअप होती है? 1921 में। ईयर डायरेक्टली पूछते हैं आपसे, तो याद रखिएगा पहली चीज़। दूसरा ये कि ये ना मॉन्टेग्यू कैम्पफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद कुछ डिस्कशन चलता है और उसी की बेस पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। उस टाइम पे चेयरमैन, जब 1921 में ये बनता है, तो उस टाइम पे चेयरमैन कौन रहते हैं? उस टाइम पे चेयरमैन होते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उनके फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि उस टाइम पे चेयरमैन कौन होते थे? फाइनेंस मिनिस्टर होते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। और इसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट से काफ़ी हेल्प मिलती थी इस पर्टिकुलर कमेटी को। और इस तरह से 1949 तक चला, 1949 तक। देन 1949 में चीज़ें बदलती हैं क्योंकि हमारा देश अब आज़ाद है। तो इंतरिम गवर्नमेंट के दिनों में उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कमेटी के चेयरमैन के रूप में एक्ट करते हैं। और बाद में जब अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन बन जाते हैं, है ना। तो इससे बहुत चीज़ें रेस्ट्रिक्ट भी हो जाती है। प्रॉब्लम ये निकल कर आता है कि जो फ्री एक्सप्रेशन है व्यूज और क्रिटिसिज्म का, एग्जीक्यूटिव का, वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट होता है नेचुरली। तो सोचा ये जाता है कि क्यों ना ये जो कमेटी है वो स्पीकर के अंडर कंट्रोल में फंक्शन हो और नॉन ऑफिशियल चेयरमैन हो जो स्पीकर के द्वारा अपॉइंटेड हो, है ना। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें देखने को मिल गई। तो अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर कैसा है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब ये कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई है तो अभी इनका स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन अलग है। कैसा अलग है? तो ये मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ चेयरमैन। चेयरमैन किससे होते हैं? तो ये होता है कन्वेंशन क्या है, अपोजिंग पार्टी से होंगे। ये बहुत ही खास चीज़ देखने को मिल रही है ना। बट अपॉइंट कौन करेंगे? तो अपॉइंट करेंगे बाय स्पीकर, बाय स्पीकर अमोंग्स इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स में से ही। तो ये जरूर याद रखना कि ये अपोजिशन पार्टी से है। देखो कितनी नई बात है ये, कितनी अलग बात है ये। तो इससे क्या हमें समझ आता है कि हमारा देश पार्लियामेंट्री है और पार्लियामेंट्री में हर एक पार्टी की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। और मेंबर्स की अगर बात करें, मेंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, मेंबर्स भी आपसे पूछते हैं। तो मेंबर्स याद रखना कि ये होते हैं इलेक्टेड बाय MPs, इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अमोंग देमसेल्व्स। तो खुद ही में वो चुन लेते हैं अपने आप में ही
जो एमपीज हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। और ये मेथड कौन सा होता है? तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिस पे हमने कई बार डिस्कस किया है पीआर सिस्टम के बारे में, जिसके थ्रू प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। और ये हर एक साल में कॉन्स्टिट्यूट होगी। और रेस्ट्रिक्शन क्या है? एक देखो रेस्ट्रिक्शन भी है इनमें। रेस्ट्रिक्शन तो ये है कि जो मिनिस्टर्स है ना, उन्हें पब्लिक अकाउंट कमेटी का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। रीजन आर वेरी ऑब्वियस, क्योंकि पार्शियलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी बातें थी, इससे बाहर आपका सवाल नहीं बनेगा। ये जो मैंने लिखा ना, बस इतना ही है जो आपको समझना है। अच्छा हाँ, एक चीज तो मैंने बताई ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट, ये कैसे क्रिएट हुई है? 1921 में हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का काफी इन्फ्लुएंस था। और मेंबर कितने हैं? जस्ट अ सेकेंड, या 22 मेंबर होंगे और 15 होंगे लोकसभा से, और इसी के लगभग आधा, तो 7.5 तो नहीं हो सकता ना, तो 7 होंगे राज्यसभा से। तो ये कॉम्पोजिशन है 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कि ये पब्लिक अकाउंट कमेटी, जैसा कि हमें पता है, कमिटी डायरेक्टली मेंशन तो है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कहाँ है ये? रूल 308 में, रूल 308। और ये क्या है? खुद का लोकसभा का अपना रूल होता है, रूल बुक है, जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। नाम याद ना भी रखो तो याद रखना, बस कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं है, लोकसभा का अपना रूल बुक है, प्रोसीजर बुक है। और बाकी कमेटी जो है वो रिपोर्ट किसे देती है ये तो आप जानते ही हो, फिर भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सारी बातें एक साथ हो जाएंगी रिवीजन में। और ये एग्जामिन करती हैं, एग्जामिन्स अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस अकाउंट, जो कि लोकसभा के पास प्रस्तुत किया जाता है, लेड बिफोर लोकसभा। अब आप ये ट्राई करो, अब सारे सवाल आप कर लोगे, जितने भी क्वेश्चन है, बस ये इतना ही पढ़ना है आपको, बस इतने में ही आपका सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। पहला कह रहे हैं कि अपना रिपोर्ट लोकसभा को देती, सही बात है ये तो। और दूसरा गलत है, हमने पढ़ा पब्लिक अकाउंट कमेटी में 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं, ना कि राज्यसभा से। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट ये देखो, पहला कह रहा है 1921 में फाउंड हुई, सही बात है। चेयरमैन जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के बाय कन्वेंशन मेन अपोजिशन पार्टी से होते हैं, क्या ये बात सच है? और तीसरा कह रहे हैं कि जो टेन्योर है चेयरमैन का, चेयरमैन और मेंबर का, 2 सालों का होता है, ये तो गलत है, 1 साल का होता है। तो तीसरा गलत है, ये हटा दो, ये हटा दो। क्या दूसरा सही है गलत? तो देखो यहाँ पे जो दूसरा है वो भी अगर हम देखें तो वो सही है ना। ये देखो मैंने बताया है यहाँ पे कि ऑपोजिशन से है ये, और ये खास बात देखने को मिलती है, इस पर मैंने हाईलाइट भी करा, ऑपोजिशन पार्टी से होते हैं जो भी चेयरमैन होंगे। और इस हिसाब से जो आंसर है वो क्या होगा? वो सेकेंड जो है वो सही है, फर्स्ट भी सही है। सो आंसर ऑप्शन सी, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट ये, among the following scrutinizes the report of comptroller and auditor general of India and submit the report to House of People, यानी लोकसभा। तो आप जानते हो इसका आंसर, जो कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स है या पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो ये काम करती है। इसी वजह से इन्हें फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड कहते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का। और कैग के बारे में हमने लास्ट के वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस किया, सारे PYQs डिस्कस किए, तो आप देख लीजिए ओडिशा पीसीएस की एनालिसिस। अब ये क्वेश्चन देखिए, नॉट करेक्ट बताना है। पहले तो मैं यही फोकस करता हूँ, आपको भी यही करना है। पहला कह रहे हैं, और ये आप पढ़ सकते हो, ओडिशा पीसीएस में पूछा गया है। पहला कह रहे हैं कि ये जो कमेटी है पहली बार मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में देखने को मिलती है। यार ये तो 1909 की बात है ना, हमने तो 1919 में पढ़ा है ये, तो पहला आप हटा दो। अच्छा नॉट करेक्ट पूछा है तो पहला आप रहने दो। दूसरा कह रहे हैं कि ये जो कमेटी है ये रूल 308 में मेंशन है, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो मैंने आपको ही बताया। तो सेकंड सही है। अगर सेकंड सही है तो ये हट गया और बस एक ही हटा। तीसरा कह रहे हैं हर 2 साल में, नहीं ये भी गलत, हर 1 साल में। तो हर 1 साल में अगर ये कॉन्स्टिट्यूट हो रही है तो ये तो गलत है ना, गलत वाला हमें बताना है। तो यानी 3 आएगा हमारे आंसर में, तो 3 अगर आएगा तो 3 बस इसी में है, तो ये हट जाता है। सो आंसर इज बी। पहला गलत है क्योंकि 1919 की बात है, ना कि 1909 की। और तीसरा गलत है क्योंकि 1 साल में, हर 1 साल में कॉन्स्टिट्यूट होती है, ना कि हर 2 साल में। बाकी जो दूसरा और चौथा है वो सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मिनिस्टर को ये रोकता है, इस पर्टिकुलर अकाउंट कमेटी का ये पार्ट नहीं बन सकते हैं मिनिस्टर्स। तो या तो मिनिस्टर बन लो या तो अकाउंट कमेटी का मेंबर बन लो, दोनों नहीं आप बन सकते हो। नेक्स्ट CDS में पूछा इन्होंने 2022 में। पहला कह रहे हैं फाइनेंस अकाउंट देखता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। दूसरा कह रहे हैं 15 मेंबर होते हैं लोकसभा से, सही बात है। तीसरा कह रहे हैं चेयरपर्सन है वो मेंबर से ही इलेक्ट होते हैं। और चौथा कह रहे हैं कि इनके साथ, नहीं ये गलत है आई गेस, है ना। तीसरा गलत है, हमने पढ़ा है कि जो चेयरपर्सन है वो देखो आप, है ना, जो चेयरपर्सन है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के होते थे पहले, और बाद में जो चेयरपर्सन है अपोजिशन पार्टी के देखने को मिलने लगे, और ये स्पीकर के द्वारा अपॉइंट होते हैं अमंग इट्स मेंबर।
तो यहाँ इन्होंने कह दिया है कि मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट होते हैं, नहीं, अपॉइंट होते हैं बाय लोकसभा स्पीकर, ना कि मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट होते हैं। और चौथा कह रहे हैं कि इन केस अ मेंबर ऑफ एनी अदर कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड टू पब्लिक अकाउंट कमिटी, द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड्स वेदर ही शुड कंटिन्यू टू बी अ मेंबर ऑफ फॉर्मर कमिटी। क्या कह रहे हैं ना कि अगर कोई दूसरे कमिटी का मेंबर है जो कि गवर्नमेंट ने ही अगेन कॉन्स्टिट्यूट करा है, और उस कमिटी के मेंबर को, मान लो कि ए कमिटी है, इसको वापस से पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी इलेक्ट कर लिया गया, तो उन्हें कंटिन्यू करना है या नहीं पुरानी कमेटी में, इस बात का डिसीजन स्पीकर देंगे। तो देखो यार, घर का मामला है तो स्पीकर ही देखेंगे, लोकसभा के हाउस का मामला है ना, तो स्पीकर ही ये चीज़ें देखते हैं। तो चौथा सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, बट तीसरा गलत है। सो आंसर इज सी। आई होप आपसे ये सवाल ठीक हो रहे हैं, आपका अटेंशन स्पैन अच्छा है, बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करिए। पहला कह रहे हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट करता है। नेक्स्ट, अ स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमिनेंट पर्सन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड ट्रेड आर मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। यार देखो, हमने पढ़ा है ना, एमपीज होते हैं इसका पार्ट, है ना, तो ये कहाँ से आ रहे हैं? एमिनेंट पर्सन, इंडस्ट्री के, ट्रेड के? नहीं, ये नहीं हो सकते। और ईपीएफओ का सवाल है। सो आंसर इज ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट आप ये देखो, ये सीआईएसएफ का रिसेंट का क्वेश्चन है। पहला कह रहे हैं ये कमेटी 1921 में आती है अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में। दूसरा कह रहे हैं इट वाज नॉट अ पार्लियामेंट्री कमेटी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पीकर एट द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन। इंसेप्शन मतलब होता है प्रारंभ, शुरुआत। जब ये स्टार्ट होता है ना, तो ये स्पीकर के कंट्रोल में नहीं होता है। हमने पढ़ा है ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर होता है, ना कि स्पीकर के पास। तो इस हिसाब से दूसरा सही है, पहला भी सही है। सो आंसर इज सी। ये सारे सवाल थे। तो अब दुनिया का कोई भी एग्जाम में पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आप इजीली कर लोगे, क्योंकि इतनी ही चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं और यही तरीका है ना। ऐसे ही आप नोट्स बना लो और इतना ही जब आप लिख लोगे ना, तो आप आराम से कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। और आप देखते ही हो कितना फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 1921 में फॉर्म होती है। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रिकमेंडेशन के बाद 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। पहले चेयरमैन होते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फाइनेंस मिनिस्टर। 1949 में चीज़ें बदली, ये पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई। और अब जो चेयरमैन है वो ट्रेडिशनली ऑपोजिशन पार्टी से होते हैं, जिसे स्पीकर अपॉइंट करते हैं, जिसे लोकसभा के स्पीकर अपॉइंट करते हैं। तो आप देख भी रहे हो, मेंबर भी लोकसभा में ज़्यादा है, अपना रिपोर्ट भी लोकसभा को प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो कहाँ से आते हैं? तो एमपीज के द्वारा इलेक्ट होते हैं, खुद में ही वो अपॉइंट कर लेते हैं, मतलब इलेक्ट कर लेते हैं। और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम के थ्रू होता है। रेस्ट्रिक्शन तो ये है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में मिनिस्टर्स मेंबर नहीं बन सकते। यहाँ मैं मिनिस्टर्स लिख देता हूँ, मिनिस्टर्स इसका पार्ट नहीं बन सकते हैं। तो याद रखना, मिनिस्टर्स नहीं बन सकते पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर का पार्ट। नेक्स्ट देखिए, तो पीआईएल के बारे में ये सवाल है, पहले बहुत बार पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। पहला कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, बिल्कुल अनिवार्य है रूल ऑफ लॉ के लिए। दूसरा ये कि इफेक्टिव एक्सेस देता है जस्टिस के लिए, और किन्हें? तो सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। सॉरी, देखो पहला बिल्कुल सही है। जो पीआईएल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने का काम करता है, और सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ये जस्टिस तो देता ही है। तो इसी वजह से ये असर्शन एक सही एक्सप्लेन कर रहा है इसे, क्योंकि पहले में कह रहे हैं ना रीजन में कि जो पीआईएल है वो समाज के वंचित वर्ग के लोग जो सोशली और इकोनॉमिकली वीकर हैं उन्हें हेल्प करता है। और ऐसा क्यों करता है? क्वेश्चन पूछो क्यों करता है, तो इसलिए करता है क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो काम कर रहा है, जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है? वो रूल ऑफ लॉ है। तो इसका मतलब सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है ना, वो डी होना चाहिए, कि दोनों ट्रू है और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। पहले जो क्वेश्चन पूछे गए और भी बहुत सारे पेपर में ये पूछा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पीएन भगवती जी। सो आंसर इज डी। ये देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था एचपीएससी में। पहला कह रहे हैं पीआईएल जो है लीगल एक्शन है, कोर्ट ऑफ लॉ में शुरू होता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। दूसरा कह रहे हैं कि लोकस स्टैंडी के प्रिंसिपल को रीइंफोर्स कर देता है ये। और तीसरा तो ये कि सिटीजन और ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही पीआईएल फाइल कर सकते हैं।
चौथा है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंटरटेन कर सकते हैं पीआईएल्स। करेक्ट वाला बताना है। मैं जूम इन कर रहा हूँ ताकि आप एक बार पढ़ो और अटेम्प्ट करो। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ अगर आप वो फॉलो करोगे बहुत जल्दी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये तो सभी जानते हैं, जनरल सा स्टेटमेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही लाया गया। पीआईएल का मतलब बखूबी समझते हो। पीआईएल क्या है? एक तरह का लीगल एक्शन है और ये इनिशिएट होता है कोर्ट ऑफ लॉ में फॉर द री इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लाया जाता है। ये बेसिक डेफिनेशन है पीआईएल की। जो भी पर्सन अफेक्टेड है, अफेक्टेड पार्टीज अगर खुद से कोर्ट नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं तो उस केस में पीआईएल दायर होता है। दूसरा कह रहे हैं लोकस स्टैंडी के प्रिंसिपल को रीइंफोर्स करता है। पहले तो ये आप देखो कि करेक्ट पूछा है इन्होंने, तो ये दोनों तो हट गए। सेकंड चेक करना है मेन, अगर आप 4 भी चेक कर लो तो काम बन जाएगा। 4 में कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। तो ये बात बिल्कुल सही है। दोनों कोर्ट एंटरटेन कर सकते हैं पीआईएल को एज अ पार्ट ऑफ देयर रीट जुरिस्डिक्शन। ये रीट जुरिस्डिक्शन का ही तो पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 रीट इशू करती हैं, तो उसके अंदर भी ये पीआईएल को एंटरटेन कर सकते हैं। तो 4 अगर सही है तो आंसर क्या है? डी, यानी सेकंड। बट ऑब्वियस है कि गलत है। क्यों गलत है? ये मैंने इसलिए आपको इस तरह से सॉल्व करवाया ना, क्योंकि लोग घबरा जाते हैं कि भाई ये तो मैंने पहली बार सुना लोकस स्टैंडी। ऐसा होता है बहुत बार, आप सारी चीज़ें नहीं पढ़ के जा सकते हो। है तो ये कॉमन सा टर्म, ऐसा हो जाता है कई बार कि हम चीज़ें पढ़े हों बट रिकॉल ना कर पा रहे हो। तो पहले हमें जो आता है हम उन्हें सॉल्व करेंगे ना। लोकस स्टैंडी का सिंपल सा मतलब ये है कि ओनली द अफेक्टेड पर्सन कैन फाइल अ केस। लोकस स्टैंडी का मतलब क्या है? एक लीगल टर्म है, इसका मतलब है ओनली द अफेक्टेड पार्टीज कैन गो टू द कोर्ट। ओनली अफेक्टेड पर्सन कैन फाइल अ केस। तो ये लोकस स्टैंडी है। तो अब आप खुद ही सोचो कि ये लोकस स्टैंडी के प्रिंसिपल को रीइंफोर्स कहाँ किया इन्होंने? इसको तो डाइल्यूट कर दिया ना। पीआईएल ने रिलैक्स कर दिया लोकस स्टैंडी के प्रिंसिपल को। पीआईएल में कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को अप्रोच कर सकती है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। तो सेकेंड हो गया गलत। तीसरा सही है, चाहे आप सिटीजन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, पीआईएल दायर कर सकते हैं। सो आंसर डी। ये देखो आप, सीएपीएफ का क्वेश्चन है। पीआईएल फॉल्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशन आर फुलफिल्ड। अगर कुछ कंडीशन फुलफिल होते हैं तो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ जाता है। तो कौन सा कंडीशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है बाय द कोर्ट्स? पब्लिक इज इंटरेस्टेड इन विंडिकेशन ऑफ सम राइट्स। दूसरा, एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक ड्यूटी। तीसरा, कोर्ट कैन एग्जामिन प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, यानी पब्लिक सर्वेंट्स के प्रीवियस रिकॉर्ड को भी ये चेक कर सकते हैं। और दूसरा कि पर्सनल इंजरी और लॉस एक एसेंशियल एलिमेंट है। बहुत आसान है ये भी। डी कैसे सही हो सकता है? डी गलत है। क्या पीआईएल सिर्फ पर्सनल इंजरी के अंदर पर्सनल इंजरी होगी या लॉस होगा तभी पीआईएल दायर किया जाएगा? कोई भी पर्सन पीआईएल को फाइल कर सकता है ना, विदाउट पर्सनल इंजरी, विदाउट पर्सनल ग्रीवेंस। आप अपने दुख के लिए नहीं, दूसरे के दुख के लिए भी पीआईएल दायर करवा सकते हो। तो डी हो गया गलत। बाकी पहला भी सही है। देखो, पीआईएल अलाउ करता है कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन को कि वो कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। कई बार हमने पढ़ा, अगर वो पर्सनली अफेक्टेड नहीं भी है तो। दूसरा कह रहे हैं कि जो एनफोर्समेंट है वो पब्लिक ड्यूटी का ही होगा। ऐसा भी नहीं है, मतलब ऐसा है बिल्कुल कि पब्लिक ड्यूटी को लेकर भी इन्फोर्समेंट देखने को मिल सकता है। और तीसरा कह रहे हैं कि कोर्ट एग्जामिन कर सकते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड को। ऑब्वियसली कोर्ट कैन एग्जामिन। तो तीनों सही है और चौथा गलत है। विंडिकेशन का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। तो विंडिकेशन का मतलब है डिफेंड करना, जस्टिफाई करना, कि इस चीज़ को अपहोल्ड करना। तो यहाँ जो कह रहे हैं पब्लिक इज इंटरेस्टेड इन विंडिकेशन ऑफ सम राइट, यानी यहाँ पे पब्लिक अपने प्रोटेक्ट को, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट, अपहोल्ड या इन्फोर्स करना चाहती हैं। तो ये हुआ विंडिकेशन का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यूनसिपैलिटीज के रेफरेंस में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला कह रहे हैं कि अगर आपको म्यूनसिपैलिटी का मेंबर बनना है तो 25 ईयर्स एज होनी चाहिए। दूसरा ये कि जो 1/3 है टोटल नंबर ऑफ सीट का, वो डायरेक्ट इलेक्शन में जो फील हो रहा है वो विमेन के लिए रिजर्व है। देखो, पहली बात तो हम सब जानते हैं कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए एज है और इनफैक्ट जो पंचायत के लिए भी एज है 21 ईयर्स है, ना कि 25। तो पहला हो गया गलत। और आर्टिकल भी याद रख लेना 243
243 वी में देखने को ये मिलता है और ख़ास तौर से यही बताया गया है कि जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखो डायरेक्ट इलेक्शन में ये जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं ना, नॉट लेस देन 1/3 जिनमें नंबर ऑफ सीट जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की वीमेन के लिए रिजर्व है, उनको मिला करके जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू वीमेन के लिए रिजर्व होंगी। कितनी? 1/3 ये चीज़ आर्टिकल 243 टी में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस हिसाब से पहला गलत है और दूसरा सही है। सो आंसर इज ऑप्शन सी, ओनली 2। बहुत सारे क्वेश्चन है म्यूनसिपैलिटीज़ के ऊपर, यहाँ हम डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा नंबर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और इसका रीज़न ये कह रहे हैं जो एग्जीक्यूटिव है लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे सवाल पहले बहुत पूछे गए हैं, जैसे अगर आप पुराने सवाल देखोगे 1979 में, 1985 में, तो बहुत पुराने सवाल भी हम डिस्कस करते हैं। आप देख लो ये कितना पुराना है, अभी 2025 चल रहा है ना, तो उस हिसाब से आप देख लो 25 और 21 बहुत पुराना सवाल है ये। बट उन क्वेश्चंस को भी देखने से काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है। इसमें कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है वो रेस्पॉन्सिबल होता है जनता को, लेजिस्लेचर को, जुडिशरी को, या नन ऑफ द अबव। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। जो एग्जीक्यूटिव है ये लेजिस्लेचर को रेस्पॉन्सिबल होता है, और यही है पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब। देखो इन्होंने क्या कहा, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी पुराने सवाल 30, 35, 40 साल पुराने सवाल भी इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के। इसी वजह से हम कहते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पहले इन्होंने नॉट करेक्ट दिया है ना, बहुत हड़बड़ी में लोग ये भी मार्क कर देंगे, हो जाती है मिस्टेक्स, बट ध्यान देना पड़ेगा ना, इन मिस्टेक से बचना होगा। ब्लंडर होता है ये, मिस्टेक्स नहीं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में यही होता है, यहाँ से साफ क्लियर है। बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं, ये थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें इसमें पूछ रखी हैं, ओडिशा पीसीएस का है। अगेन आपको करेक्ट बताना है। पहला कह रहा है कि जो सिस्टम है ये कोलेबरेशन है या कोऑर्डिनेशन है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच का। दूसरा, इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। तीसरा, इस तरह की जो गवर्नमेंट है बिना पॉलिटिकल पार्टी के भी फॉर्म हो सकती है। पहला आप अटेम्प्ट करिए। इसमें जो पहला कह रहा है ना कि ये जो सिस्टम है ये कोलेबरेशन है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का, ये बात सही है, ब्रिटेन से ली गई है, ये बात भी सही है। और तीसरा जो कह रहे हैं बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी फॉर्म हो जाएगी, ये चीज़ गलत है। देखो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें पॉलिटिकल पार्टीज लगती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, और हेड ऑफ द स्टेट आप जानते हो प्रेसिडेंट होते हैं, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन होता है? नहीं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को, और उनके द्वारा रिमूव की जा सकती है। दूसरा कह रहा है गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाय देम। देखो बातें सही हो सकती है, बट पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम यही है ना कि जिसमें गवर्नमेंट पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल हो और उनके द्वारा रिमूव किया जा सके। ये है मेन पार्लियामेंट का मतलब। ये सिविल सर्विसेज का PYQ है। चूजन बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी रिमूव, नहीं ऐसा नहीं होता ना, कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेज हैं, कंडीशंस भी हैं। अगला कह रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट में क्या होता है? तो इसमें हम देखते हैं खास तौर से कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को रेस्पॉन्सिबल होती है, जुडिशरी को, पार्लियामेंट को, या फिर गवर्नमेंट को। क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर? और ये क्वेश्चन है 1985 का। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। जुडिशरी खास तौर से पार्लियामेंट की बात करें, जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये दो तो हट गया। अब बचा ए और सी में, तो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को रेस्पॉन्सिबल है? नहीं, एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को, या फिर यूँ कहें कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट जो भी टर्म ये यूज़ कर ले, फिलहाल इन्होंने यहाँ पे पार्लियामेंट यूज़ करा है। अगला देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्यों है इंडिया में? ये भी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। लोकसभा इलेक्ट होती है डायरेक्टली, हो सकता है होती है, बिल्कुल होती है, फैक्चुअली करेक्ट है, बट पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों है ये पूछ रहे हैं ना। पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, राज्यसभा डिजॉल्व नहीं होती, नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो यही ये टर्म बदल के पूछ रहे हैं। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, और लेजिस्लेचर का मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट है, या आप कह सकते हो कि लोकसभा है, जो भी कह रहे हो, लोकसभा ही पार्लियामेंट का ही पार्ट है ना। मेन एडवांटेज क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंटली काम करती है, कॉन्टिन्यूटी देता है पॉलिसीज में, एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर को। अब तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। सो आंसर इज सी। देखो सिविल सर्विस में एक ही सवाल कितनी बार पूछ रखा है इन्होंने,
2017 में, 15 में, 85 में, 79 में, 2020 में, और बहुत सारे स्टेट पीसेस में भी सेम सवाल पूछ रखा है। अगर इसके बाद भी आप इधर उधर सोर्सेज की तरफ भटक रहे हैं तो आई कांट से एनीथिंग, सब कुछ आपके सामने है। तो सही ऐसा नहीं सिर्फ PYQs इनफ है, नहीं, स्टैंडर्ड बुक्स भी हमें कवर करना होगा। जैसे आपको याद होगा हमने जब बैच में डिस्कस करा था हिस्ट्री को, तो बुद्धिज्म जैनिज्म के लिए हमने स्पेसिफिकली उपिंदर मैम की बुक से डिस्कस करा था, और अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग बुक्स। बट वो क्या है ना, वो डिसीजन होता है जो आप PYQ के बेस पे निकाल के लाते हो, और उसका फ़ायदा भी दिखा, 2 क्वेश्चन डायरेक्टली उसी टॉपिक से आ गए तो सिविल सर्विसेज के अंदर, तो हेल्प मिल जाती है अगर सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ा जाए तो। बाकी इन क्वेश्चंस को अगर आप खुद अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप बैच से जुड़ेंगे तो ये तो सारा ही टॉपिक वाइज ही कवर्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेफ्ट साइड में आपकी स्क्रीन में जो क्वेश्चन दिख रहा है, अगेन ये UPPCs का है। इसमें कह रहे हैं कि कौन कौन से वर्ड प्रीएम्बल में जोड़े गए 42nd अमेंडमेंट में। तो आप जानते हो 3 वर्ड जोड़े गए हैं, इसमें तो सभी को पता है। ये तो SIS यानी सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी और सेक्युलर। सोवरेन नहीं, सोवरेन तो इनिशियल से ही ये टर्म था ना, तो ये हट जाता है, और रिपब्लिक भी नहीं। तो 3 और 4 को अगर मैं हटाऊँ, करेक्ट ही पूछा है, पहले मैं वो चेक करूँगा, हाँ करेक्ट पूछा है, तो 3 हट गया। और अच्छा, 3 हटने से आंसर आ जा रहा है, सो आंसर इज D, 1 and 2 ओनली। सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, और इंटेग्रिटी टर्म भी जोड़ा गया है। यही सेम चीज़ जब CDS पूछती है तो देखो कैसे पूछती है, इस तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म करके। यानी कॉन्सेप्ट सेम आप जब देते हो स्टेट PCS को और UPSC को, तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, बट उनका जो पैटर्न है पूछने का वो सेम ही रहता है। 42nd अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, प्रीएम्बल में क्या क्या जोड़ा गया। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ को ऐड, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, बदल दिया गया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप के साथ। मतलब यहाँ पे थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, यहाँ पे थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ और वर्शिप है। देखो फेथ और वर्शिप कहाँ, ये तो सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है ना, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है यूनिटी ऑफ द नेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के साथ। सही बात है, 3 ही वर्ड जोड़े गए हैं ना, फेथ वर्शिप कहाँ ऐड किया गया है, सोशलिस्ट ऐड किया गया, इंटीग्रिटी और सेक्युलर। ये थोड़े ना सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी सेक्युलर की बात कर रहा है, तो पहला हट जाता है और दूसरा सही है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी हम मार्क कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन है, देखो ये CDS में इन्होंने पूछ रखा है, तो सेम ही क्वेश्चन है, तो कुछ ज़्यादा टाइम लगाने की बात नहीं। आई गेस ये 3 वर्ड है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी नहीं है, सो आंसर इज B। अगला क्वेश्चन देखिए, फजल अली कमीशन के मेंबर के बारे में ये क्वेश्चन है। KT शाह, KM पानीकर, B सीतारमैया और HN कुंजरू। ये देखो RAS की एनालिसिस की थी हमने, अभी भी ये वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, और उस टाइम पे भी हमने ये डिस्कस करा था। जस्ट अ सेकेंड, तो ये देखो इन्होंने पूछा है कि कौन कौन मेंबर थे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के, तो मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी। फजल ने पानी में कुंजी रखा, कुंजी यानी की। फजल आप जानते हो बहुत फेमस है ये तो जस्टिस फजल अली जी इनके मेंबर हैं ही ऑब्वियसली। पानी से पानीकर साहब हैं, और कुंजी से कुंजरू जी हैं, हृदयनाथ कुंजरू, और ये 3 जो है वो मेजर मेंबर हैं। तेज बहादुर सप्रू जी नहीं है, सो आंसर इज ऑप्शन 3, यानी जस्टिस फजल अली, KM पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो अब ये देखिए, हमें पता है जस्टिस फजल अली ने पानी में कुंजी रखी थी। नो ऑफेंस टू एनीवन, जस्ट अ ट्रिक टू लर्न। पानी में कुंजी, तो इसका मतलब पानीकर जी हैं और कुंजरू हैं, यानी 2 and 4 होगा आंसर, बस एक ही में है, सो आंसर इज B, है ना, आंसर इज B, 2 and 4। तो इसका मतलब यही PYQ है। अभी तक तो एक सवाल नहीं मिला जो PYQ का ना हो, आगे देखते हैं। अगला देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कमिटी हैं, और आपको बताना चेयरमैन कौन थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि PYQ में कई बार पूछ रखा है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो मेंबर, जो चेयरमैन है ना, वो जवाहरलाल नेहरू है। ये इसलिए मुझे याद है कि सिविल सर्विस में पूछा गया है। देखो उन्होंने कहा कौन चेयरमैन थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, तो जवाहरलाल नेहरू। अगर A4 के साथ मैच होता है तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, आंसर इज C, राइट। तो जिन्होंने मार्क करा है कैसे इन्होंने गलत मार्क करा है, बट कोई ना। तो आगे के देख लेते हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के जो चेयरमैन है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी आप जानते ही हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब देखो ड्राफ्टिंग कमेटी जैसे आप मैच करोगे ना, क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट्स यही मैच करेंगे, ये लो, है ना। फंडामेंटल राइट सब कमेटी अभी आजकल बहुत पूछ रखा है, इसलिए 2 ऑप्शन में तो दे रखा है, तो ऑप्शंस बहुत अच्छे से फ्रेम कर रखा है इन्होंने, है ना।
तो फंडामेंटल राइट सब कमेटी के जो चेयरमैन है वो JB कृपलानी जी। कुछ सेट पीसेज में बहुत ही शानदार क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये देखो इन्होंने पूछा कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। आप जानते हो इस पेपर की हमने डिटेल में एनालिसिस कर रखी है, तो इनके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं जूम इन कर रहा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन के रूप में कौन कौन सी कमिटीज़ मिलती हैं? रूल्स ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग, फाइनेंस एंड स्टाफ, एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग एंड ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। क्या होगा इसका आंसर? आप पहले ट्राई करो। तो इसमें जो पहला है ना रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में था। दूसरा कह रहे हैं स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी के भी हेड थे ये, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के भी थे और नेशनल फ्लैग की जो एडहॉक कमेटी थी उसके भी थे, बट ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के नहीं थे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के जो चेयरमैन है वो कौन थे? KM मुंशी। KM मुंशी, KM मुंशी काफ़ी रिनाउंड फिगर, आपको पता होगा ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, ये मेंबर थे, चेयरमैन नहीं। बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। सो इस हिसाब से ई तो होगा नहीं, ये हट गया, ये हट गया और बाकी चारों सही है। सो आंसर इज बी, आंसर इज ऑप्शन 2, A B C and D, यानी ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये सही है। तो इससे आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली। स्टीयरिंग कमेटी नाम याद रखना, फाइनेंस एंड स्टाफ भी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी। प्रोसीजर आप समझ ही रहे हो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे, तो उस हिसाब से भी आइडिया लगा सकते हैं। और एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग के भी चेयरमैन थे। ये चीज़ें लक्ष्मीकांत में कवर्ड है, हमारे भी सोर्सेज में कवर्ड है, हर जगह पे कवर्ड है। बट द थिंग इज याद कैसे रखा जाए? तो याद रखा जाए थ्रू PYQs। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा है, तो और कुछ सवाल है तो नेक्स्ट पार्ट में काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। यहाँ तक मुझे सुनने के लिए और आप चीज़ें समझ रहे हैं इस हिसाब से, तो बहुत ही शुक्रिया। अगर आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं अपने आसपास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा ये बैच की डिटेल्स, अगर आप सिविल सर्विसेज या स्टेट PCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन नंबर से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।